नमस्कार, वेलकम बैक टू रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान। हमारा ये लीगल जर्नी हर हफ्ते नए टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ रहा है और हमारी कोशिश रहती है कि मुश्किल से मुश्किल कानूनी बातें आप तक सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में पहुंचाई जाए। शायद इसी वजह से आप सबको ये शो पसंद आ रहा है और हमारे लिए आपका ट्रस्ट ही सबसे बड़ी ताकत है। चलिए शुरू करते हैं आज का केस ऑफ द वीक। तेज प्रताप यादव का केस सेटअप। आप सब तेज प्रताप यादव को जानते होंगे, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे। पिछले हफ्ते वो अचानक मीडिया की हेडलाइंस में आ गए, लेकिन इस बार वजह उनका धार्मिक रूप या कोई पॉलिटिकल बयान नहीं था। उनकी एक फोटो वायरल हो गई जिसमें वो एक लड़की के साथ नजर आ रहे थे। ये फोटो किसी पेपराजी ने लीक नहीं की थी, बल्कि तेज प्रताप के खुद के वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई थी। पोस्ट में लिखा था कि उनका नाम अनुष्का यादव है और ये दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद तेज प्रताप ने क्लेम किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, पर तब तक पॉलिटिकल डैमेज हो चुका था। कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि लालू यादव ने उन्हें अपने पार्टी से टेम्पररी सस्पेंड कर दिया। लोग पूछने लगे कि एक मैरिड मैन किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो बिना डिवोर्स के, क्या यह कानूनी तौर पर सही है? तेज प्रताप की शादी 2018 में ऐश्वर्या राय से हुई थी। कुछ ही महीने बाद उनके बीच डिस्प्यूट्स शुरू हो गए और मैटर कोर्ट तक पहुंच गया। आज भी उनका तलाक ऑफिशियली नहीं हुआ है। तलाक केस की नेक्स्ट हियरिंग है 21 जून को। तो सवाल उठता है कि अगर किसी हिंदू व्यक्ति का तलाक पेंडिंग है तो क्या वो किसी दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप में रह सकता है या शादी कर सकता है? आज हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी के क्या रूल्स है और बिना तलाक के दूसरी शादी करना क्या कानूनी जुर्म है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू धर्म के लोगों के लिए शादी के रूल्स डिफाइन करता है। सेक्शन 5 कहता है कि शादी के लीगल कंडीशंस क्या है। सेक्शन 7 शादी के सांप्रदायिक संस्कार। सेक्शन 8 मैरिज रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 17 एंड 18 इल्लीगल मैरिज और उनकी सजा। सेक्शन 5 के मुताबिक शादी के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होना जरूरी है। दोनों पार्टीज हिंदू होने चाहिए। दुल्हन की मिनिमम एज 18 साल और दूल्हे की 21 ईयर्स। दोनों मेंटली साउंड होने चाहिए। दोनों के बीच प्रोहिबिटेड ब्लड रिलेशन ना हो और सबसे इंपॉर्टेंट, शादी के वक्त दोनों पार्टीज के पास कोई और जिंदा स्पाउस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल है, हिंदू लॉ मोनोगमी को सपोर्ट करता है। आप एक वक्त में एक ही शादी कर सकते हो। जब तक पहली शादी लीगली खत्म नहीं होती यानी डिवोर्स नहीं होता, तब तक दूसरी शादी करना इल्लीगल है। अब बात करते हैं बाइगमी की। अगर कोई इंसान अपने पहले स्पाउस के जिंदा होते हुए दूसरी शादी करता है तो उसे बाइगमी कहते हैं। सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ऐसी शादी वॉइड है, इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बीएनएस के सेक्शन 82 के हिसाब से भी, जो पहले आईपीसी का सेक्शन 494 था, वो ये कहता है कि ऐसी शादी करने वाले के अगेंस्ट क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। और अब बात करते हैं पनिशमेंट की। सेक्शन 82 ऑफ बीएनएस का पनिशमेंट है 7 साल तक जेल और ये ऑफेंस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होता है, यानी पुलिस बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और बेल मिलना भी आसान नहीं होता। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि दूसरी शादी कब वैलिड हो सकती है, लेकिन लॉ में कुछ रेयर एक्सेप्शंस हैं। अगर पहले स्पाउस का 7 साल से पता ना हो और उसे लीगली डेड डिक्लेयर कर दिया गया हो, या पहली शादी को कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया हो, या पहले से लीगली डिवोर्स हो चुका हो। इन सब सिचुएशंस में दूसरी शादी लीगल होती है, बट ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है। नए पार्टनर को पूरा सच बताना होता है। अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। उनका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ है और ऑफिशियली उन्होंने किसी दूसरी शादी का अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। लेकिन अगर ये प्रूव हो जाता है कि उन्होंने अनुष्का से शादी की है बिना ऐश्वर्या से डिवोर्स लिए, या फिर ऐश्वर्या के शादी के दौरान ही अनुष्का के साथ उन्होंने शादी कर ली, तो वो बाइगमी के दायरे में आ सकते हैं और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। शादी एक पर्सनल मैटर है, लेकिन जब उसमें कानूनी वायलेशन हो जाए तो वो एक पब्लिक कंसर्न बन जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें हर स्पाउस के राइट्स प्रोटेक्टेड हैं। हमारे देश में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आम नागरिक हो या सेलिब्रिटी। रूल ऑफ लॉ का मतलब यही है कि लॉ शुड नॉट बेंड बिफोर स्टेटस और पॉपुलैरिटी। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आपका हक। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो कंट्रोवर्शियल भी है, इमोशनल भी है, अबॉर्शन। क्या आपको पता है कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी जिसमें
उन्होंने रेप सर्वाइवर माइनर्स के लिए भी क्लियर गाइडलाइंस दिए। कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को स्ट्रिक्टली बोला कि माइनर रेप सर्वाइवर्स से आईडी प्रूफ मांगना इलीगल है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ लेना भी जरूरी नहीं है। ऐसे सेंसिटिव मैटर्स पर कोर्ट ने बार बार अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं। जैसे 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 26 साल की प्रेग्नेंट विडो की अबॉर्शन की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी। उस केस में फीटस 32 वीक्स का था और कोर्ट ने कहा कि बस 2 हफ्ते बाद तो बच्चा अडॉप्ट हो सकता है। यानी अबॉर्शन का मुद्दा हमारे कोर्ट्स तक बार बार पहुंचा है और हर बार एक नई मॉरल और लीगल डिबेट शुरू हो जाती है। आज हम अबॉर्शन के कानून पर एक डिटेल नजर डालेंगे। अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन यानी जानबूझकर गर्भ को खत्म करना। कानून के हिसाब से ये तभी लीगल होता है अगर वुमेन के मेंटल या फिजिकल हेल्थ को डेंजर हो, फीटस में कोई सीरियस अबनॉर्मलिटी हो या चाइल्ड बर्थ से मदर की लाइफ एट रिस्क हो। इंडिया में अबॉर्शन का लीगल इतिहास है। 1960s तक अबॉर्शन इलीगल था। आईपीसी सेक्शन 312 के अंडर अबॉर्शन करना या करवाना जेल और फाइन दोनों अट्रैक्ट करता था। इसके बाद शांतिलाल शाह कमेटी बनी जिन्होंने सेफ अबॉर्शन के नीड को समझा। इसी कमेटी की रिकमेंडेशन पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एमटीपी एक्ट लाया गया, जिसमें सेफ और लीगल अबॉर्शन की गाइडलाइंस डिफाइन की गई। लेकिन आज भी आईपीसी का सेक्शन 312 टेक्निकली अबॉर्शन को इलीगल मानता है। लेकिन अगर आप एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। एमटीपी एक्ट 1971 अबॉर्शन रूल्स क्या कहता है? 20 वीक्स तक एक डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अबॉर्शन सेफ है या नहीं। 20 से 24 वीक्स 2 डॉक्टर्स की परमिशन चाहिए होती है, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए है: रेप सर्वाइवर्स, माइनर्स, मेंटली और फिजिकली अनवेल वुमेन। 2021 अमेंडमेंट्स, उसके हिसाब से 12 to 20 वीक्स पहले 2 डॉक्टर्स की एडवाइस चाहिए होती थी, अब सिर्फ एक डॉक्टर का अप्रूवल काफी है। 20 to 24 वीक्स में अब कुछ और कैटेगरीज को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे अनमैरिड रेप सर्वाइवर्स, डिसेबल्ड वुमेन। 24 वीक्स के बाद पहले अबॉर्शन अलाउ नहीं था, मगर अब मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल से हो सकता है। क्या अनमैरिड वुमेन अबॉर्शन करवा सकती है? बिल्कुल। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि सिंगल वुमेन भी 24 वीक्स तक अबॉर्शन करा सकती है। मैरिटल स्टेटस मैटर नहीं करता। अब बात करते हैं बैरियर्स इन रियल लाइफ, जब लॉ के बावजूद प्रॉब्लम्स आती है। स्टेट लेवल पॉलिसीज जैसे हरियाणा में प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो एमटीपी एक्ट के सेक्शन 5A की कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज को वायलेट करता है। अबॉर्शन ऑन डिमांड की कमी। इंडिया में अबॉर्शन सिर्फ स्पेसिफिक रीजन से ही लीगल है, जबकि अमेरिका जैसे देश में रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं। फीटल वायबिलिटी का कंफ्यूजन। 24 वीक्स के बाद फीटस जिंदा रहने के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और केस स्पेसिफिक हेल्थ पर डिपेंड करता है। मेडिकल बोर्ड्स की देरी। हर केस में बोर्ड का डिसीजन चाहिए होता है, जिसमें टाइम लगता है। स्पेशलिस्ट की कमी। रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से गांव में 70% गायनेक की कमी है। लीगल फेयर। डॉक्टर्स को अरेस्ट होने का डर भी रहता है, इसलिए कई बार वो अनमैरिड वुमेन से पुलिस रिपोर्ट मांगते हैं। सोशल स्टिग्मा। लेट अबॉर्शन करने वाली वुमेन को लोगों के क्वेश्चंस, जजमेंट और मेंटल प्रेशर भी झेलना पड़ता है, स्पेशली अगर वो अनमैरिड, माइनर या विडोड है। अब बात करते हैं अनसेफ अबॉर्शंस और अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज के बारे में। एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया में हर साल 50 लाख से ज्यादा अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं और अनसेफ अबॉर्शन की वजह से रोज 8 औरतें अपनी जान गंवा देती हैं। अबॉर्शन पिल का रोल क्या है और उसके अराउंड क्या विरोध है? डॉक्टर्स 81% केसेस में मेडिकल अबॉर्शन पिल्स यूज करते हैं, जिसमें माइफ्प्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है जिसे बिना डॉक्टर के नहीं दिया जा सकता। स्ट्रिक्ट रूल्स, मिस इन्फॉर्मेशन और ब्लैक मार्केटिंग के चक्कर में ये पिल्स मार्केट से डिसअपियर हो रही है। अब बात करते हैं अबॉर्शन डिबेट, यानी कि प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस। प्रो चॉइस लोग कहते हैं कि अबॉर्शन एक फंडामेंटल रिप्रोडक्टिव राइट है, महिलाएं अपने बॉडी और फ्यूचर के डिसीजंस खुद ले सकती हैं। प्रो लाइफ लोग कहते हैं लाइफ कंसेप्शन से ही स्टार्ट होता है, अबॉर्शन ह्यूमन लाइफ को एंड करने के बराबर है। तो ये थी कहानी एक ऐसे इशू की जिसमें साइंस, सोसाइटी, रिलीजन और लॉ सब टकराते हैं। इंडिया में लॉज इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन चैलेंजेस अभी भी जिंदा है। आपका क्या मानना है? क्या अबॉर्शन एक वुमेन का राइट है या एक मॉरल डिलेमा? कमेंट करके आप जरूर बताएं। अब मिलते हैं हम हमारे खास मेहमान से
retired High Court Judge, Justice Sudhir Saxena. हेलो सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। सर, जब आप जज थे उस दौरान और आज के टाइम में अबॉर्शन लॉज का इंटरप्रिटेशन कितना बदला है? क्या कोर्ट्स आज ज्यादा प्रोग्रेसिव है या कॉशियस? मैम, ये अबॉर्शन का मामला तो पूरे वर्ल्ड भर में हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। हाँ, रिलीजियस बिलीफ्स ने कहा कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। अक्सर यहाँ इंडिया में फैमिलीज भी प्रेशर करती थी कि अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसी स्थिति बन जाती थी कि अबॉर्शन जरूरी हो जाता था, चाहे वो बीमारी वजह से हो या कोई फीटल प्रॉब्लम हो या लड़की के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों जो कि उसे परमिट नहीं करते जेस्टेशन कंप्लीट करने के लिए। तो इस पर बहुत सारी स्टडी हुई और फिर धीरे धीरे 60 में रिपोर्ट बनी, 71 में एक एक्ट आया, फिर वो एक्ट हुआ, 21 दूसरा एक्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार लॉ इवॉल्व किया है। असल में आपको पता है कि जो संविधान जब बना उसके बाद से हमारा आर्टिकल 21, 14, 19 बहुत ज़्यादा इवॉल्व की है। तो राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी में उन्होंने सारे राइट्स इंक्लूड किए हैं। अब एक गर्ल है, लेडी है, तो अपनी बॉडी के मालकिन है वो, राइट कि वो किसी बच्चों को जन्म दे या न दे, उसकी बॉडी उसकी मर्जी है। तो इस राइट को धीरे करके इवॉल्व किया गया है और इसे स्ट्रॉन्ग किया गया है। अब ऐसे में होता क्या था, हमारे सामने बहुत से केसेस आते थे जहाँ के हमेशा ये आरोप लगते थे गर्भपात करा दिया तो डॉक्टर साहब जेल में जा रहे हैं, घर वाले जेल में जा रहे हैं। तो अब बहुत से सारे अबॉर्शन तो ऐसे नहीं होते, तो जो अबॉर्शन लीगल होते थे इनका एक प्रोसीजर बनाया कि लीगली करा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऑफेंस नहीं होगा। तो ऑफेंस का एक एक्सेप्शन बनाया उन्होंने कि ठीक है, आप ये एक्ट बन गया, इस तरह आप कराएंगे तो ये ऑफेंस नहीं बनेगा। तो इस तरह ये राइट्स, लड़की के राइट्स जो मतलब गर्ल के मदर के राइट हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया, उनको स्ट्रॉन्ग किया गया। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि एमटीपी एक्ट 1971 के थ्रू लॉ ने एक तरफ विमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स और दूसरी तरफ फीटस की प्रोटेक्शन, इन दोनों के बीच क्या बैलेंस सही से बनाया है? आपके हिसाब से आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि बैलेंस 21 ने बनाया, लेकिन अभी शायद कुछ और जरूरत है। हाँ, लेकिन दोनों बातें थी कि फीटस भी एक लाइफ है, मान ला वी कैन नॉट परमिट एनिमी टू किल दैट लाइफ व्हेन इट कम टू एन एंड। इट्स नेचर क्रिएशन है। प्रोक्रिएशन हमेशा यहाँ का एक ड्यूटी माना गया है संस्कारों में, प्रोक्रिएशन। तो ऐसे में अब लड़की का भी हमें जान बचानी है, फीटस की जान भी बचानी है। तो कोर्ट ने ऐसा बैलेंस बनाया है कि बीच में मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो देखें मतलब कि कैसे फीटस बच सकता है और सेफ लीगली अबॉर्शन हो सकता है। थैंक यू फॉर योर इंसाइटफुल आंसर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपने सवालों वाले सेगमेंट पर। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर हमारा नंबर देख रहे हैं जिस पर आप कॉल या मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा आज का पहला सवाल ये है, आप तुरंत उसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी या लोक आयुक्ता में कर सकते हैं। आपके पास सॉलिड एविडेंस हो जैसे ऑडियो, वीडियो या मैसेज, तो कंप्लेंट और भी स्ट्रांग होती है। आप एसीबी का ट्रैप रिक्वेस्ट भी फाइल कर सकते हैं जिसमें वो उस कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। एसीबी के टोल फ्री नंबर या स्टेट वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। और अब वक्त है हमारे आखिरी सेगमेंट का, कोर्ट रूम की कहानियां, जहां मैं आपको ले जाती हूं उन सच्चे वाक्यों की तरफ जो ना सिर्फ कानून की गहराइयों को दिखाते हैं बल्कि इंसाफ की असली रूह को भी सामने लाते हैं। आज का किस्सा है पुणे से, जिसे मीडिया ने नाम दिया था द पुणे बिहेडिंग केस। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक इंसान की जिंदगी का सवाल था। 2018 में पुणे के कोंडवा एरिया में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक आदमी की लाश मिली जिसका सर और प्राइवेट पार्ट्स काट के एक रेड बैग में कैनाल के पास फेंका गया था। लोगों ने देखा सिर्फ एक लाश, एक खूनी तस्वीर, लेकिन उस क्राइम सीन में एक और विक्टिम था, निजाम, एक ऐसा लड़का जिसे अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। सोसाइटी ने तो उसे पहले ही किलर डिक्लेयर कर दिया। सेशंस कोर्ट ने निजाम को लाइफ इंप्रिजनमेंट दी थी अंडर आईपीसी सेक्शन 302, 201 एंड आर्म्स एक्ट के तहत। एक्यूजेशन था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के अफेयर होने के शक में मर्डर कर दिया और उसका सर और प्राइवेट पार्ट्स काट दिया। उसके कन्विक्शन के बाद उसके फादर मेरे पास आए।
कहने लगे कि मेरे बेटे को जेल में डाल दिया है और वो 5 साल से अंदर है और अब उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। जब मैंने फाइल हाथ में उठाई तो मैंने सिर्फ कानूनी पेपर्स नहीं देखे, मैंने एक ऐसे इंसान की चीख सुनी जो 5 साल से जेल में था और जिसे पूरी जिंदगी वहां गुजारनी पड़ सकती थी। लेकिन मुझे दिख रहे थे प्रोसिक्यूशन केस के लूप होल्स जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर था और वो भी इनकंसिस्टेंट। मैंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल करी उसके कन्विक्शन के अगेंस्ट और फिर मैंने आर्ग्यूमेंट किया। मैंने कहा कि ये जो जजमेंट था वो ना कानून के हिसाब से था और ना ही इंसाफ के, ये नेचुरल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स का वायलेशन है। और फिर मैंने कोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट करने शुरू किए। इसमें कोई आई विटनेस नहीं था, सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी थी कि डिसीज यानी मरे हुए इंसान को लास्ट टाइम निजाम के साथ देखा गया था सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। और सबसे शॉकिंग बात, मर्डर वेपन। एक सत्तुर मिला जिसमें खून के निशान थे, लेकिन वो 3 दिन बाद मिला एक ऐसे जगह से जहां घुटनों तक पानी भरा था और ऊपर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा सत्तुर जो 3 दिन तक पानी में हो और फिर जब उसे निकाला जाए और उसमें ब्लड हो, ब्लड स्टेन्स हो, ये तो इम्पॉसिबल है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी इनकंक्लूसिव थे, ना वो ब्लड ह्यूमन था ना डिसीज का था। हेयर सैंपल मिला लेकिन टेस्ट भी नहीं किया गया। क्यों? शायद सच सामने आ जाता। फिर आई गर्लफ्रेंड की टेस्टिमनी। उसने कहा निजाम ने हंसते हुए कैजुअली बताया कि उसने मर्डर किया। अब ये कोई नेटफ्लिक्स की थ्रिलर तो नहीं थी। जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तब उसे डेट नहीं याद नहीं थी, उसे ये भी याद नहीं था कि उसने पुलिस को तुरंत क्यों नहीं इन्फॉर्म किया और पेरेंट्स को भी नहीं बताया, जैसे कोई जोक है। मैंने एक विटनेस का एविडेंस भी दिखाया जिसने कहा था कि निजाम उसके साथ 7:30 से 10 बजे तक था ड्यूज कलेक्ट करते हुए, तो वो भी एक सॉलिड एलिबाई था। एक विटनेस ने तो ये भी कहा कि जो मृत इंसान है वो 7:15 तक सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। तो फिर निजाम 7:30 बजे दूसरे विटनेस के साथ कैसे हो सकता था? ये तो इम्पॉसिबल टाइमलाइन था। पुलिस ने तो नॉर्म्स ही फॉलो नहीं किए। स्पॉट पंचनामा साइट पर नहीं हुआ, स्टेशन पर बाद में बनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ भी क्लियर नहीं था और जब टाइम ऑफ डेथ ही कंफर्म नहीं था तो लास्ट सीन थ्योरी की क्रेडिबिलिटी क्या है? कंप्लेनेंट ने भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि मैं स्पॉट पर था ही नहीं जब पंचनामा हुआ, तो वो कंप्लेंट फाइल कैसे हुई? डेट ऑफ डेथ एंड लास्ट सीन थ्योरी के बीच 3 दिन का गैप था, वो प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आई आर्ग्यू दैट पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरवीनिंग सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। इस दौरान उस इंसान को कोई और इंसान ने मारकर फेंक दिया हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं हो सकती। और मेरा क्लाइंट निजाम सिर्फ 19 साल का था जब अरेस्ट हुआ। अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त उसने जेल में बिता दिया बिना किसी सॉलिड एविडेंस के। 8 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेरे आर्ग्यूमेंट के बाद निजाम को लाइफ सेंटेंस सस्पेंड कर दिया और फिर उसे रिलीज कर दिया गया। एक नया सवेरा उसकी जिंदगी में आया। ये केस मेरे लिए सिर्फ एक लीगल विक्ट्री नहीं, ये एक इंसानियत की जीत है। कोर्ट ने सिर्फ एक कन्विक्ट को नहीं, एक इंसान को दोबारा जिंदगी दी और मुझे याद दिलाया कि मैंने लॉयर बनना क्यों चुना, ताकि मैं उन लोगों के लिए आवाज बन सकूं जिनका सच छुप गया है। क्योंकि कानून का असली मतलब सिर्फ सजा नहीं, इंसाफ भी होता है। इसे ही कहते हैं रूल ऑफ लॉ का असली मतलब। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान पर, इसी समय इसी वक्त। तब तक स्टे सेफ एंड नो योर लीगल राइट्स।